लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को और मजबूत करने में जुटी हुई है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष जो आज बैठक करने वाले हैं। आज एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से इसको देखा जा रहा है, क्या किस रणनीति पर आप लोग चर्चा करने वाले हैं? देखिए, हम दलितों के बीच आउटरीच के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इससे पहले भी 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश के दलित बहुल गांव के मोहल्लों के 3000 चाय की दुकानों पे हमने संविधान पे मंडरा रहे खतरों पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का फोटो लगा करके चर्चा की थी। और ये उसका दूसरा फेज है, जहां हम रोज 100 दलित परिवारों के बीच जाएंगे हर जिले में और उनको बाबा साहब द्वारा राष्ट्रपति महोदय को नेहरू जी की मौजूदगी में जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है उस फोटो पे 100 परिवारों से रोज माल्यार्पण करवाएंगे। और इसका हमने जो थीम रखा है, जो नारा है, वो है जय जवाहर जय भीम जनसंपर्क सप्ताह। हम उनको ये समझा रहे हैं कि मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस में आ गए हैं। अगर दलित समुदाय भी अपने पुराने घर में वापसी कर ले तो हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2 सीटों पे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि 1989 तक जब तक मुसलमान और दलित कांग्रेस को वोट करते थे, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी। तो ये पूरा हमारा अभियान 7 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। अगर हम बात करें पिछड़ों की, मुसलमानों की, तो उस पर अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। वो लगातार पसमानदा समाज की बात करने लगे हैं, तमाम पसमानदा समाज को लेकर सम्मेलन भी करते हुए नजर आए हैं और कई नेताओं को उन्होंने जगह भी दी है। तो क्या लगता है कि अब धीरे धीरे वोट बैंक की जो राजनीति है मुसलमानों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी भी उधर बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, वो अपना हाथ पांव मार रहे हैं लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। मेरा तो मानना है कि उनको कोई समर्थन नहीं मिला, इसीलिए कल से जो उनका कार्यक्रम शुरू होने वाला था स्नेह यात्रा नहीं हो पाया। दूसरा, मुझे उनको सुझाव होगा कि अगर आपको पसमानदा मुसलमानों के बीच जाना है तो सबसे पहले दादरी के अखलाक के घर जाना चाहिए, जो पसमानदा थे, जिनको पीट पीट करके मार डाला गया। उनको बिल्किस बानो के परिवार से भी माफी मांगनी चाहिए, वो भी पसमानदा थी। सबसे अहम बात यह है कि अगर पसमानदा यानी जिसको ओबीसी कहते हैं, इनके प्रति भाजपा सच में बहुत चिंतित है, तो उसको बताना चाहिए कि उसने 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा क्यों दिया कि पसमानदा मुसलमानों की जो लंबे समय की मांग है आरक्षण की, उससे वो सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में तो मोदी सरकार ने कह दिया कि वो मानते ही नहीं है कि मुसलमानों में भी कोई पसमानदा यानी पिछड़ा होता है। तो आप कोर्ट में कुछ बोलते हैं, सड़क पे कुछ बोलते हैं, मीडिया में कुछ बोलते हैं, ये काम पसमानदा और मुसलमान समझ रहा है। वो ये भी समझ रहा है कि जो हिंदू पसमानदा है उसके जब आरक्षण भाजपा सरकार में खत्म हो गए, आपने देखा होगा अभी एक चल रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, एसटी के दर्जे में एक उपाध्याय जी भी नौकरी पाए हुए हैं। तो एक मुसलमान जो ओबीसी तबके का, तो देख रहा कि जब हिंदू ओबीसी का अधिकारी खतरे में तो हमारे लिए क्या है। तो ये ड्रामा है, कोई भी आदमी सुनने नहीं जा रहा है इनको। आप ने जो नारा दिया है, जो अभियान चलाने वाले हैं, जय जवाहर जय भीम, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती भी भीम के नारे के साथ आगे बढ़ती है और मुसलमानों को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की भी नजर उधर है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगा कि जो उनके लोग पहले से बिछड़ गए थे या अलग हो चुके थे, उनको लाना। तो उसके लिए क्या आप लोग चर्चा करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को थोड़ा अलग तरह से लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस को लोकसभा वाली पार्टी मानते हैं। केरल में सरकार रिपीट नहीं करती है, लेकिन वहां 2 बार सीपीएम आ गई, लेकिन 20 सांसदों में से 19 सांसद वहां की जनता ने कांग्रेस को जितवाया है। तो लोकसभा की स्थिति अलग होती है और लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अलावा, प्रियंका जी के अलावा, मोदी और भाजपा के बंटवारे की राजनीति के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और जैसे ही मुसलमान कांग्रेस के साथ आएगा, बाकी जातियां भी आएंगी। हम इसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान समाजवादी पार्टी का जो उसका तजुर्बा हुआ है या बहन जी के साथ जो तजुर्बा हुआ है, जो वोट लेके भाजपा में चली जाती है, उस पर उनके लिए एतबार कर पाना मुश्किल है। कांग्रेस पर वो भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल सर ये है कि आज ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट में एक फैसला आया है, जिसमें एएसआई सर्वे को लेकर हरी झंडी दिया है। इससे पहले एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था कि जो मुस्लिम है उनके पूर्वजों की गलती थी, उसको सुधारने का मौका है। तो इस दोनों बयान को एक साथ कैसे देखते हैं?
मैं मानता हूं कि अगर इस उत्तर प्रदेश में एक फेयर जुडिशरी होती तो योगी जी जेल में होते, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आता है। जब कोई मामला जुडिशरी में चल रहा है, सब जुडिस हो, तो एक मुख्यमंत्री ऐसे बोल कैसे सकता है? क्योंकि जो चीफ जस्टिस मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शपथ लिया संविधान के रक्षा का। संविधान का कस्टोडियन कौन है? वो जुडिशरी है। आप उसके खिलाफ कैसे बयान दे सकते हैं? तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जुडिशरी का एक हिस्सा भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में उसका यकीन नहीं है। दूसरी बात, ये जो फैसला आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सुप्रीम कोर्ट के असलम बुरा बनाम भारत सरकार 1997 के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि बनारस और मथुरा में यथास्थिति रहनी चाहिए। उसमें यह भी कहा गया था कि कोई भी निचली अदालत इस फैसले के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती है। तो ये जो निचली अदालत की फैसला है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कॉन्टेम्प्ट है, प्लस ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी कॉन्टेम्प्ट है। अगर एक फेयर जुडिशियरी होती तो इस तरह के निर्णय नहीं आते। ये बड़े अफसोस की बात है। अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, ऐसे नारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। और जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद से अब मथुरा की जो सांसद है हेमा मालिनी, उन्होंने मथुरा में भी ASI सर्वे की मांग की है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मथुरा में ही नहीं, ताजमहल का भी हो चुका है। ठीक है, दरअसल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कमजोर करने, खत्म करने का पूरा खेल है। अब थोड़ा आराम से समझिए। बीजेपी के एक नेता है अश्वनी उपाध्याय, वो हर चीज पे PIL दाखिल करते हैं और तुरंत उनका मुकदमा स्वीकार भी कर लिया जाता है। बोबड़े साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उस समय इस तरह के बहुत सारे केसेस स्वीकार किए गए थे, जिसका मूल मकसद है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को कमजोर करना। क्योंकि जब तक वो एक्ट रहेगा, देश में कोई दूसरा बाबरी मस्जिद जैसा मामला नहीं बन पाएगा, कोई सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा नहीं मिल पाएगा। वो कानून स्पष्ट तौर पे कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी इबादतगाह थी उसके कैरेक्टर में बदलाव नहीं हो सकता। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जो है उसी तरह रहेगा। इसको चैलेंज करने वाला कोई प्ली या कोई एप्लीकेशन किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में, किसी कोर्ट में स्वीकार भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो उस पर 3 साल तक की सजा भी है। इस कानून को बदलने के लिए निचली अदालतें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रही हैं, इसलिए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है। ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधे हस्तक्षेप करके इस तरह के मामलों को रोकना चाहिए और देश के तोड़ने की राजनीति में जो जुडिशरी का एक हिस्सा लगा है, इस पे उसको लगाम लगाना चाहिए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए थे। अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शहनवाज ने साफ तौर पर कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के सर्वे कर रही है और PIL डाल रही है। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में अब मुस्लिम का जो सबसे बड़ा भरोसा है वो कांग्रेस होने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो जो क्षेत्रीय दल रहे हैं, उनमें जाकर उन्होंने देख लिया कि किस तरह की उनकी स्थिति रही है और अब 2024 में वो कांग्रेस के साथ ही नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।